स्वागत है आपका। यह प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आर एग्ज़ाम में, उनका संकलन है। उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वह हिंदी की ही क्यों ना हो। तो वह प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं वह हमारा गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जो नए प्रश्न हैं वो तो सभी के लिए नए हैं, लेकिन जो रिपीटेशन वाले प्रश्न हैं वह तो समझ लीजिए आपको दिया हुआ वह वरदान है कि पहले से बता दिया गया है कि यह प्रश्न होता है और यह इसका आंसर होता है। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर यह करके आप नहीं जा रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए, इतने टॉपिक हैं इसमें: विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। सभी के थोड़े थोड़े प्रश्न लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करते हैं यह सीरीज़ आपके काम आएगी। अगर आपको यह लगता है कि यह सीरीज़ लगातार आनी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे लाइक या डिसलाइक करके बता दीजिएगा, जिससे मैं इसको लगातार लाऊं। क्योंकि अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होता है तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इनमें से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ उत्तर में बताया जा रहा है कि दो युग्म है, ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन, यह दोनों अशुद्ध है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? चल, सचल और चल, यह अशुद्ध है। और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मौलिक का अनुदित, यह अशुद्ध है। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष विलोम होता है, बंधन का मोक्ष विलोम होता है। 2017 में आर में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में कह रहा है कि ऑप्शन ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके युग्म जो हैं शुद्ध युग्म सचल, अचल तथा मौलिक का कृत्रिम या मौलिक का अमौलिक होगा। तो अगर सचल का अचल होता है विलोम, मौलिक का विलोम होता है कृत्रिम या अमौलिक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में ए और सी को माना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राची का विलोम क्या है। देखिएगा, लगातार आपको रिपीटेशन मिल जाएगा प्रश्नों में, तो इससे आप समझ पाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है वह कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्राची का जो विलोम होता है वह होता है प्रतीचि। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ बताया गया है कि प्राची का विलोम प्रतीचि है, नवीन का विलोम है प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जारज का विलोम होता है औरस। बाकी तीनों गलत दिया गया है। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि अन्य विकल्पों के सही युग्म जो हैं अनुग्रह का विग्रह होगा, यानी आग्रह का यहाँ विग्रह बताया जा रहा है, जबकि इसका होना चाहिए अनुग्रह का विग्रह होगा। और अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, ना कि उपकर्ष। ठीक है। और उत्सर्जन का विसर्जन जो बताया जा रहा है, यहाँ आवाहन का विसर्जन होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है यह। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्दों का जो सही युग्म है हया का बेहया और अघी का निरग होता है। ठीक है। बाकी यह दोनों गलत दिया हुआ है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अभी देखिएगा, आप जो प्रश्न आ रहे हैं ना, इनके रिपीटेशन भी आप देख लीजिएगा, बड़े आराम से दिख जाएंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अनुचर का परिचर नहीं होता है। ठीक है। बाकी मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक और बर्बर का सभ्य, यह तीनों सही हैं। ठीक है। अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं, यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर देख लेते हैं कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है कि आच्छादित परिच्छन्न। ठीक है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, यहाँ बताया गया है व्याख्या में। बाकी तीनों सही है। अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार और सुख का दुख होता है। आर के 2016 में जो पुनर्परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत है। आविर्भाव का विभाव
जबकि आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। ठीक है, यहाँ बताया गया आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। बाकी तीनों सही है, देख लेते हैं। अपराधी का निरपराध होता है। अच्छा, अपराधी का निरपराधी अगर दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा, केवल निरपराध होता है, मात्रा नहीं रहेगा। उन्मूलन का रोपण होगा और विहित का निषिद्ध होगा। ROARO 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम होगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2016 में, 2015 में, ROARO की 2013 में, फिर PCS जो स्पेशल है उसमें 2008 में। तो कई बार प्रश्न, सेम प्रश्न और रिपीटेशन हो रहा है इसमें। सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विरल जो है यह सरल का विलोम नहीं है। बाकी सरल का विलोम होता है वक्र, कठिन और कुटिल। ROARO के मेंस 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। विरल जो है सघन का विलोम है, यह याद रख लीजिएगा कि विरल सघन का विलोम है। सरल का विलोम है, सरल का विलोम होता है कठिन। अभी ऊपर हमने तीन विलोम देख लिए हैं सरल के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है। ठीक है, बाकी यह सभी युग्म सही नहीं दिए गए हैं। व्याख्या में बताया जा रहा है कि आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। यहाँ विग्रह बताया गया है इसलिए यह गलत हो गया। अगर आग्रह का होता है दुराग्रह। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। ठीक है, और थोक का विलोम होता है फुटकर। इस हिसाब से यह तीनों गलत दिया गया था। अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो जो विलोम की दृष्टि से सही युग्म है वह ऑप्शन नंबर सी सही है, असूया का अनसूया होता है। ROARO के मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है यह। यहाँ व्याख्या में कहा जा रहा है कि असूया का विलोम अनसूया होता है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। आस्था का विलोम होता है अनास्था और प्रमुख का विलोम होता है सामान्य। ठीक है, बाकी अधिष्ठित का प्रतिष्ठित दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा, अनधिष्ठित होना चाहिए था। आस्था का यहाँ विश्वास दिया है जबकि अनास्था होता है और प्रमुख का सामान्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो ऑप्शन नंबर सी है वह, आग्रह का विग्रह। अभी हमने ऊपर भी सेम प्रश्न को डिस्कस किया था। आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। ठीक है, बाकी तीनों सही दिया गया है। विधि का निषेध, आवाहन का आह्वान कहते हैं इसे, विसर्जन, और अमीय का हलाहल होता है। अमीय का हलाहल यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। ROARO 2016 की पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है यह। कह रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी यह दोनों सही है। आकीर्ण का विकीर्ण होता है विलोम और आदृत का निरादृत होता है। बाकी यह दोनों गलत है। इप्सित का अभिस्पित कह रहा है, यह भी गलत है। दोष का सदोष, यह भी गलत है। यहाँ बताया गया है कि इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है और दोष का विलोम होता है गुण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द है अधित्यका। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेंस 2021 ROARO में पूछा गया प्रश्न है। आधित्यका होता है आधित्यका, आप मात्रा नहीं है। हाँ, आधित्यका होता है उपत्यका का विलोम। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम क्या है? तो अनघ का विलोम जो होता है अघ होता है। यहाँ कोई भी ऑप्शन अघ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया था। 2021 ROARO मेंस में पूछा गया प्रश्न था। यहाँ बताया जा रहा है कि अनघ का विलोम अघ होता है। अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी हैं। अघी का विलोम होता है निरघ और निष्पाप पापी का तथा कृति अकृति का विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्तब्ध के लिए सही विलोम है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम है अस्तब्ध। ऑप्शन नंबर सी सही है। ROARO मेंस 2017 का यह प्रश्न है। यहाँ बताया जा रहा है व्याख्या में कि अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है।
लब्ध का विलोम होता है प्रदत्त। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि उत्तरायण का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। ठीक है, 2017 मेंस में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में भी बताया जा रहा है कि उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है, विस्थापन का विलोम अस्थापन होता है और ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। फिर से उत्तरायण का विलोम पूछ लिया तो होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणायन। 2006 में पूछा था यह। तो देखिए रिपीट तो हो रहा है ना। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो वक्र का ऋजु होता है विलोम। ठीक है, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। वक्र का विलोम होता है ऋजु। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, यह अशुद्ध है। और सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। अब यह अशुद्ध क्यों है? व्याख्या में बताया जा रहा है कि विकल्प ए और डी के वाक्य अशुद्ध हैं। विकल्प ए में वर्तनी त्रुटि है। यहाँ तूफान के स्थान पर तूफान होगा, यानी छोटा ऊ की मात्रा जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा होगा, और में के स्थान पर से होना चाहिए। तो इस प्रकार विकल्प डी में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त इमारतें के स्थान पर इमारतें होना चाहिए। ठीक है, अंग की मात्रा नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा कि यहाँ तूफान में बड़ाऊ की मात्रा होगा, तूफान से होना चाहिए, सैकड़ों लोग मर गए। और यहाँ पर सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं जो है, यहाँ पर अंग की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, बस यहाँ यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, यह सही है। बाकी तीनों गलत क्यों हैं यह देख लेते हैं। कह रहा है कि विकल्प डी खेद है आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया सर्वाधिक शुद्ध है। अन्य वाक्य में प्रयुक्त शोक, दुख तथा क्षोभ का प्रयोग पत्र के संदर्भ में करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, यहाँ शोक यूज नहीं होगा, दुख है यूज नहीं होगा, और क्षोभ है, इसके लिए खेद शब्द का प्रयोग सबसे उचित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि विकल्प डी शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए तथा बी में प्रयुक्त एक हलवाई की दुकान त्रुटिपूर्ण है, जबकि विकल्प सी में एक के साथ बहुवचन हलवाइयों का प्रयोग हो रहा है जो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ऐसा होना चाहिए था मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ऐसा, तब यह सही हो जाता। फिर कह रहा है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम। और कह रहा है मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, तो यहाँ इसकी वजह से गलत हो गया है। 2014 RORO में पूछा गया प्रश्न है यह। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहाँ कह रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक खुद ही बहुवचन होता है, इसलिए यह गलत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम, इसलिए यहाँ यह गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो अनेकों की वजह से यह गलत हो रहा है। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि विकल्प डी सही है। अन्य विकल्पों में अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अनेक स्वयं बहुवचन का द्योतक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बाकी जो शब्द यहाँ यूज किया गया है, फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, फूलों पर भंवरे गुंजारते हैं और फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं फूलों के ऊपर, यह सब अशुद्ध है। सबसे शुद्ध जो है देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। अब यह अशुद्ध क्यों है व्याख्या में बताया गया है। व्याख्या में कहा जा रहा है कि विकल्प ए तथा विकल्प डी में प्रयुक्त भिनभिनाना यह त्रुटिपूर्ण है। यह शब्द मक्खी या मधुमक्खी के लिए प्रयोग होगा, ना कि भंवरे के लिए। और विकल्प सी तथा डी में प्रयुक्त फूलों के ऊपर भी जो है त्रुटिपूर्ण है। फूलों के ऊपर जो शब्द है यहाँ पर फूलों पर होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वाक्य है। ए में कहा गया है कि उसकी शंका का निवारण हो गया, और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि उसकी शंका का समाधान हो गया। और ऑप्शन नंबर जो बी है यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। उसकी शंका समाप्त हो गई। तो शंका का समाधान होता है, शंका समाप्त नहीं होती है। और उसकी शंका नहीं रही, ऐसा नहीं है, या तो निवारण होगा या तो समाधान होगा शंका का। यहाँ बताया गया है कि लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ए और सी दोनों को सही माना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। यह शुद्ध संयुक्त वाक्य है जहाँ दो वाक्यों को जोड़ा गया है। यहाँ बताया गया है कि विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यह वाक्य दो वाक्यों को जोड़ रहा है और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो उससे संयुक्त वाक्य बनता है। बाकी यह तीनों गलत है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, यह तो एक ही वाक्य हो गया। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, यह एक स्वतंत्र वाक्य नहीं है, दूसरा स्वतंत्र है, तो इस वजह से गलत हो गया। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, यह भी नहीं है। यहाँ सी वाला सही है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। परीक्षा देनी है एक वाक्य हो गया, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ दूसरा वाक्य हो गया, और के साथ इसे जोड़ दिया गया है। RO प्री 2014 में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ना, केंद्र रहा है, इसी की वजह से यह गलत है। अगर यहाँ रही है होता, काशी के लिए फेमिनिन जेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि ए विकल्प जो है अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। वे सब दोषों से हीन हैं। और कह रहा है कि वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी ही, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो यह तीनों गलत था, ऑप्शन नंबर सी सही था। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध है ऑप्शन नंबर ए ही सही है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ठीक है, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं कि गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, यह गलत है। यहाँ पर बताया गया है कि ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है कि गिलास दूध से भरा हुआ था, यह होगा। ठसाठस यह अनावश्यक यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में सही होगा, मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। और यहाँ पर लिखा गया है कि प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। तो यहाँ तो मेधावी होगा शब्द यूज, और इस वाक्य में केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के या तो मात्र का प्रयोग करिए या तो केवल का प्रयोग करिए। और लास्ट कह रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही होगा कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। ठीक है, पर होगा ना कि ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है, वह दंड देने के योग्य है, यह अशुद्ध है। यह अशुद्ध क्यों है? वह वाक्य में देने का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य होगा वह दंड का पात्र है। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है कि दंड देने के योग्य है, खाली दंड योग्य है ऐसा भी होता तभी भी सही हो जाता। PCS 2015 में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा। तो रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा,
अगर रात भर है तो सारी की क्या ज़रूरत है, पूरी की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैं सारी रात जागता रहा, तो भर का प्रयोग नहीं हुआ, सारी रात का प्रयोग हुआ है। अगर रात भर होता तो सारी नहीं लगाना चाहिए था। मैं पूरी रात में जागता रहा, तो यहाँ रात में नहीं होगा, मैं पूरी रात जागता रहा, यह सही है। क्या मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, उसके प्राण निकल गए। और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है उसका प्राण निकल गए, गलत हो गया। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, यह भी गलत है। प्राण उसका खत्म हो गया, यह भी गलत है। यानी सबसे शुद्ध है उसके प्राण निकल गए। आरआई में पूछा गया 2014 में यह प्रश्न है। यहाँ बताया गया है ध्यातव्य है कि प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन की भांति होता है। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, उसने मिष्ठान्न खरीदा। अच्छा, मिष्टान्न होता है, ठीक है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। मिष्टान्न होता है, हम लोग बोलते तो मिष्ठान है लेकिन होता मिष्टान्न है। ठीक है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, यह गलत है। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बराकृति भेंट में दी गई और आप तो अंतर्ध्यान हो गए, यह सब गलत है। व्याख्या में बताया जा रहा है उसने मिष्टान्न खरीदा, यह वाक्य शुद्ध है। शेष विकल्प अशुद्ध है। गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों शब्द सही हैं, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही है। और विकल्प डी में अंतर्ध्यान अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द अंतर्धान होगा। ठीक है। यहाँ जो अंतर्ध्यान लिखा गया है ना, यह गलत लिखा गया, अंतर्धान होगा यहाँ। और नेक्स्ट प्रश्न जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा, यह शुद्ध है। बाकी तीनों अशुद्ध हैं। अशुद्ध क्यों है, व्याख्या में बताया गया है। शेष विकल्प अशुद्ध है, व्याख्या में बताया नहीं गया है। उसने बाजार नहीं जाना है, क्या ऐसा कभी यूज किया जाता है हिंदी में? नहीं ना। हम तो आपको बता दिए थे, यह भी नहीं है, हमने आपको बताया, ऐसा होना चाहिए था। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, बिल्कुल, यह भी गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन नंबर बी, यह सही है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। बाकी तीनों गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, नहीं, गलत दिया है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, नहीं। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत आसान है यह, आसानी से पकड़ में आ जा रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी सही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। बाकी गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, यह गलत है। राजीव निरपराधी है, निरपराध होगा यहाँ पर, अपराधी का यूज नहीं होगा। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, यह भी गलत है। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि व्याख्या में विकल्प डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यह वाक्य शुद्ध है। शेष विकल्प अशुद्ध है। विकल्प ए में अहिल्या अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता अहल्या। ठीक है। यहाँ जो हा पे मात्रा दिया गया है ना, अहिल्या, यह गलत लिखा गया है, शुद्ध शब्द होगा अहल्या। और नेक्स्ट जो दिया गया है ऑप्शन बी में निरपराधी की जगह पर निरपराध यूज होगा, या तो मैंने बता ही दिया। और विकल्प सी में संवाद जो है यह शुद्ध है, इसका शुद्ध होता है संवाद, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है संवाद ऐसे दिया है ना, यह शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यह सही है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने से क्या मतलब है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने का, यह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यह तो देखकर ही पता चल जा रहा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो यह एकदम हलवा प्रश्न है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया में शुद्ध रूप है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, नहीं। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। प्रयुक्त में सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो होगा यह ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। आरआई में पूछा गया प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर बताया गया है व्याख्या में कि प्रस्तुत विकल्पों में डी
शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, शुद्ध रूप है। शेष विकल्प अशुद्ध है। हिंदी में दर्शन, समाचार, दाग, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। यह कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, गलत है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, यह भी गलत हो गया। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, यह सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब यह तीनों गलत क्यों है? यहाँ बताया गया है कि विकल्प में जो ऑप्शन नंबर ए है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, ऐसा होगा इसका शुद्ध रूप। अब यहाँ पर दिया गया है कि यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, ऐसा होता तो सही हो जाता। कह रहा है संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, देश में निराशा छा गई, ऐसा होगा इसका सही रूप। और भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली, ऐसा होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ने भाई के साथ सलाह की, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जो उत्कर्षता यहाँ लिखा ना ऑप्शन सी में, यह गलत लिखा है, यह अशुद्ध है। बाकी कोमलांगी, सम्मिलित और अनुग्रहित यह सब सही लिखा गया है। 2016 में आरओ में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्कर्षता का जो शुद्ध रूप है यहाँ व्याख्या में बताया जाएगा कि वर्तनी की दृष्टि से उत्कर्षता अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होगा उत्कर्ष। ठीक है, शुद्ध शब्द होगा उत्कर्ष। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर जो सी सही है, अन्ननास। ठीक है, अन्ननास ऐसे होता है, यह सही है। बाकी खिवैया, न्यौछावर और निरपक्षीय गलत लिखा गया है। यहाँ बताया गया है कि खिवैया नहीं होता, खेवैया होता है। ठीक है, यहाँ ई की मात्रा जो दी गई है यहाँ ए की मात्रा होगी। और न्यौछावर में जो न्यौ लिखा गया है यहाँ पर डबल ए जो दिया गया है, यह डबल नहीं होकर के सिंगल ए होगा, सिंगल ए, न्यो होगा, न्यो नहीं। और निरपक्ष नहीं होता, निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। पर्यवसान, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी तीनों गलत क्यों है यहाँ बताया गया है। यहाँ कह रहा है कि सट दर्शन, सट दर्शन नहीं होगा, सड दर्शन होगा। ठीक है, सड दर्शन ऐसे होगा। और अनापेक्षित, अना पे आ की मात्रा नहीं होगी, अनपेक्षित होता है। ठीक है, अनपेक्षित ऐसे होगा। और क्लिष्ट लिखा है, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा क्लिष्ट। तो इस हिसाब से यह तीनों गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शन नंबर जो है डी सही दिया गया है, पर्यवसान, पर्यवसान होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, शेष उन्नयन को जो है गलत रूप से लिखा गया है। कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए आविष्कार जो है यह सही है। ठीक है, बाकी देवारसी यह गलत लिखा गया है, देवर्षि होगा, आ की मात्रा यहाँ अनावश्यक लगा दिया है। निशब्द जो है यह गलत है, निह शब्द होगा। ठीक है, और जमाता जो है यह गलत है, जा माता होगा, जा पर मात्रा होगी। ठीक है, तब यह भी सही हो जाता। तो इसलिए देख लीजिएगा, यहाँ यही चीज़ व्याख्या में कहा जा रहा है। कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अक्षौहिणी जो है यह सही दिया गया है। बाकी तीनों गलत दिया गया है। राज्य महल नहीं होगा, राजमहल होता है। ठीक है, और कोमलांगिनी जो है यह नहीं होगा, कोमलांगी होगा यहाँ ऐसे, कोमलांगी। और निरोग जो है यह गलत दिया गया है, निरोग में न पर बड़ी की मात्रा होगी ऐसे, निरोग। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो जो हिस्र दिया हुआ है यह शुद्ध वर्तनी शब्द है। अगर दिख नहीं रहा है मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, यह शुद्ध वर्तनी है। बाकी जो भास्कर, रुपया और बादाम यह असिद्ध वर्तनी दिया गया है। भास्कर का जो होगा छोटा सा यूज किया जाएगा ऐसे, भास्कर, तब यह शुद्ध हो जाएगा। रुपया जो है
यहाँ पर रा पर जो है छोटा ऊ की मात्रा यूज किया जाएगा, ऐसे रुपया। यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे करके यूज कर दिया है, ऐसे करके यूज करना है रा पे। और बादाम जो है बादाम होता है, बादाम नहीं होता है, बादाम होगा। ठीक है, 2016 में आरओ मेंस में पूछा गया प्रश्न है यह। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ आजीविका दे दिया है, जबकि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, वहाँ पर मात्रा हो जाएगी आजीविका, ऐसे आजीविका दिया है इसलिए गलत था यह। बाकी हस्तलिखित, कुमुदिनी और सत्याग्रह यह सही है। कह रहा है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो जागृत दिया गया है यह शुद्ध शब्द है। बाकी निरअहंकारी, पैतृक और निर्दय यह शब्द गलत दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पैतृक जो लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, पैतृक री की मात्रा लगेगी। ठीक है, और निर्दयी में निर्दय होता है, और निरअहंकारी जो होता है यह निरअहंकार होगा, मात्रा नहीं रहेगा। ठीक है, तो सही हो जाएगा। मेंस आरओ में पूछा गया प्रश्न था। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है कुमुदिनी, अभी ऊपर कई बार आया हुआ था यह प्रश्न। बाकी सब गलत दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा कुमुदिनी कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, दा पर छोटी की मात्रा और ना पर बड़ी की मात्रा है कुमुदिनी में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्लेश है। ठीक है, कलेश नहीं, क्लेश ऐसे नहीं, क ल बड़ा सा यह होता है शुद्ध वर्तनी। आरओ 14 में पूछा गया प्रश्न है यह। कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो श्रृंगार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ऐसे लिखा जाएगा, ये है शुद्ध। ठीक है, अगर यहाँ 2 बार दे दिया गया इसलिए यह गलत हो गया, ऐसे ऐसे कर दिया है, बाकी ये सब गलत है ही। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल सही है। ठीक है, उ आधा जा और व ल यह सही है उज्ज्वल, बाकी सारे गलत दिए गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संन्यास। ठीक है, संन्यास जो है शुद्ध है। और जो लिखा है प्रत्युपकार, तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा वह होगा प्रत्युपकार। ठीक है, यानी आप छोटा ऊ की मात्रा यहाँ यूज किया जाएगा। और यहाँ पर दुरावस्था में लिखा गया है दुरावस्था, तो इसका जो सही शब्द होगा दुरावस्था का दुरावस्था, यहाँ तो सही ही दिया गया है दुरावस्था, ऐसे ही तो लिखा गया है दुरावस्था। आप एक बार देख लीजिएगा, दुरावस्था मुझे लग रहा है सही लिखा गया है। और कैलाश में छोटा सा यूज किया जाता है। ठीक है, दुरावस्था और अच्छा हाँ नहीं, गलत दिया गया है, आ की मात्रा नहीं रहेगा यहाँ पर, यह रहेगा दुरावस्था। यह देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आ की मात्रा जो यूज हो रहा था वहाँ यूज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी जो है अशुद्ध है। यहाँ बताया गया है कि उपरोक्त वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी उपर्युक्त होगा। ठीक है, तो यह उपरोक्त जो है यह गलत दिया गया है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, उपर्युक्त होता है। बाकी सभी सही दिया गया है, तो यह देख लीजिएगा। कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, अभी हमने ऊपर भी देख लिया, इसे रिपीट तो खूब होता है, यह शुद्ध है। वैमनस्यता गलत है, वैमनस्य होगा, यहाँ दिया गया है। कवित्री नहीं, कवियित्री होता है। ठीक है, और प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, आप यहाँ देख लीजिएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक, यह सही है। बाकी आधीन नहीं होता, अधीन होता है। व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है, देख लीजिएगा सब। अधीन होता है, व्यावहारिक होता है, आ की मात्रा होती है, और मिष्टान्न होता है, यह तो हमने ऊपर भी देख लिया था। यहाँ मिष्ठान नहीं होगा, मिष्टान्न होता है। ठीक है,
ये देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आनुषंगिक, यह सही है। बाकी सारे अनुषंगिक जो हैं गलत लिखे गए हैं, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। क्या सही है? आनुषंगिक, ठीक है, यह सही है। प्रश्न कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी परीक्षा, यह सही लिखा गया है। बाकी सारे परीक्षा गलत लिखे गए हैं। RO 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अनुगृहित, यह सबसे सही लिखा गया है। बाकी अनुगृहित जो हैं सब गलत लिखे गए हैं, तो इसे जरूर देख लीजिएगा कि अनुगृहित ऐसे होता है, ठीक है, ना पर छोटा ओ की मात्रा होता है, तो यह देख लीजिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न में कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आदि से अंत तक के लिए अनंत का यूज नहीं होता है। बाकी जंगल की आग को कहता है दावानल, समुद्र की आग को कहते हैं बड़वानल, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। और आदि से अंत तक के लिए जो एक शब्द है यह आद्योपांत होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 21 में पूछा गया प्रश्न है यह। प्रश्न सही से नहीं दिख रहा है, फिर भी यहाँ पर अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द जो है इसे कहते हैं औरस, औरस पुत्र। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या है? औरस पुत्र कहलाता है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसे कहते हैं जरायुज। और विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान जारज या गोद ली गई संतान को दत्तक कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रागैतिहासिक कहते हैं उसे, ठीक है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक है। जो इतिहास से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द ऐतिहासिक है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसके लिए एक शब्द अंतर्धान कहते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा लिखा कैसे जाता है अंतर्धान, ठीक है, अंतर्धान। RO मेंस में पूछा गया प्रश्न है यह। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसके लिए एक शब्द है अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द है सव्यसाची बोलते हैं उसे, ठीक है। अर्जुन के लिए भी सव्यसाची का यूज किया जाता है। प्रश्न कह रहा है, यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द है सव्यसाची। जो बाएं रास्ते पर चले के लिए एक शब्द वामपंथी। जिसके पाड़ी यानी हाथ में वज्र हो के लिए एक शब्द वज्रपाणी है। जिसके पाणी में वीणा हो यानी हाथ में वीणा हो उसके लिए एक शब्द है वीणा पाणी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है ऑप्शन नंबर बी तिर्तिसु, तितिरसु बोलते हैं, ठीक है, तितिरसु, ठीक है। कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला या तैर कर पार करने वाले की इच्छुक के लिए एक शब्द यूज होता है तितिरसु। यहाँ मूर्धन्य स का यूज किया गया है, यह देख लीजिएगा। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द है तितिच्छा। सहनशील के लिए एक शब्द है तितिच्छु। मरना जीना के लिए एक शब्द है मरजीवा। तैर कर पार होने वाले का इच्छुक क्या है? अभी ऊपर ही हमने देख लिया ऑप्शन नंबर बी तितिरसु। कह रहा है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी दुर्निवार, यह सही है। RO 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, तो कर्णपाली बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर सी सही है। जिसमें स्त्रियां कुंडल वगैरह पहनती हैं ना, या पुरुष भी पहनते हैं, उसे कर्णपाली कहा जाता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कर्ण फूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है। प्रश्न कह रहा है जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अपेय होता है उसके लिए एक शब्द।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उससे पहले यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अपेय होता है, जो भक्षण करने योग्य ना हो वह अभक्ष्य, उसके लिए अभक्ष्य यहाँ देख लीजिएगा ऐसे लिखा जाएगा। जो बुरा या अहितकर है उसके लिए अपथ्य, अपथ्य कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है? जंगल की आग दावानल होता है, सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, नहीं, अग्रगामी आगे की सोचने वाला नहीं है, ठीक है। अग्रसोची कहते हैं आगे की सोचने वाले को। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, अभी ऊपर ही हमने देख लिया इस प्रश्न को। और जठराग्नि कहते हैं पेट की आग को। यहाँ कह रहा है कि आगे चलने वाले को कहते हैं अग्रगामी। जो बहुत बोलता है शब्द के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही है, वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता है। आर मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द वाचाल होता है। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता है। जो किसी विषय पर बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है। जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर डी, वाचाल कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न कितनी बार आया है 2013 के आर में, पीसीएस मेंस 2000 में, एपीओ में 98 में और लोअर सबऑर्डिनेट में 75, 98 और 90 में। तो सेम प्रश्न है, रिपीट हो रहा है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि रिपीटेशन कितना है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए सही है, अभेद्य हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अस्थावर कहते हैं उसे। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है अस्थावर। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसके लिए एक शब्द है सदावर्त, ठीक है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? तो जो जिसका शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए एक शब्द जो होगा वह होता है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। यहाँ प्रश्न कितनी बार पूछा गया है यह तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ कह रहा है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसके लिए अजन्मा शब्द यूज किया जाता है। और जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग होता है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजेय शब्द का प्रयोग होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु होगा। जिसे जीता ना जा सके अजेय होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि जिसे पराजित ना किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अपराजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजेय। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी मयंद जो है यह तद्भव शब्द है। मयंद तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है मृगेंद्र, ठीक है। तद्भव कौन सा शब्द होता है? जो हिंदी के लगभग समकक्ष हो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम होता है जो संस्कृत निष्ठ होता है। अब यहाँ कह रहा है कि भंडार, कुक्कुर और कटुक तत्सम शब्द है और इनके तद्भव जो हैं, भांडार के तद्भव क्या है? भंडार होगा। और कुक्कुर के कुत्ता और कटुक का कड़वा होता है। प्रश्न कह रहा है इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, तो ऑप्शन नंबर सी कंकति का कंघी होता है। कंकति जो है तत्सम है और कंघी तद्भव शब्द है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से विकल्प सी का युग्म सही है। सेठ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है श्रेष्ठी। रहट तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अर्घट। मीठा जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम मिष्ट होता है। ट यूज होता है, याद रखिएगा इसको। कह रहा है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उषास होगा। उच्छ्वास जो है तत्सम शब्द है
और इसका तद्भव होगा उषास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो अर्घट जो है रहट, यह एकदम सही है। अर्घट तत्सम है और रहट तद्भव है, यहाँ बताया गया है। जो लौहकार होगा, इसे लोहकार लिखा है ना, लौहकार होना चाहिए था यहाँ, तब यह लोहार के साथ सही युग्म होता। और इसी तरह से लक्ष्य नहीं, ऐसे लिखा जाएगा लक्ष्य, देख लीजिएगा यहाँ नीचे दिया गया है लाख इसका। और मिष्टय होगा, और वो भी मूर्धन्य सा के साथ, ठीक है, तो मीठा के साथ यह सही होता। ROR 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बत्ती होता है वर्तिका। आपने सुना होगा वो कविता, वर्तिका बीच उजियाली हो, तो वर्तिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बत्ती होता है। कह रहा है गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, तो गोत्र शब्द का जो तद्भव है वह होगा गोत। प्रश्न कह रहा है उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो उलाहना शब्द का जो तत्सम रूप है उपालंभ होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंघाड़ा का तत्सम क्या है, तो श्रृंगाटक होता है। कैसे लिखा जाता है यह भी देख लीजिएगा, श्रृंगाटक होता है तत्सम रूप सिंघाड़ा का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो जो गोपाल लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, यह तत्सम है, बाकी सारे तद्भव दिए गए हैं। यहाँ बताया जा रहा है व्याख्या में, जो कि दिख नहीं रहा है, यह पूरा पेज सही से नहीं दिख रहा है, तो इस पेज को हम छोड़ करके नेक्स्ट पेज पर निकल चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है। तो जो पूंजी है यह तद्भव शब्द है, बाकी नयन, शकुन और मूर्ख यह तत्सम शब्द है। पूंजी तद्भव है और इसका तत्सम होता है पुंज, ये देखिए ऐसे लिखा जाता है। और नयन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नयन है। मूर्ख तद्भव है और इसका तत्सम होता है मूर्ख। और शगुन तद्भव है और इसका तत्सम होता है शकुन, बड़ा सा यूज होता है और का यूज हो जाता है। बीत का तत्सम रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वेत्र। चना का तत्सम रूप क्या है, ऑप्शन नंबर ए चड़क होता है चना का तत्सम रूप। ऊन का तत्सम क्या होता है, ऊन का तत्सम होता है ऊण, ऑप्शन नंबर डी सही है। 2016 में जो परीक्षा निरस्त हो गई थी उसमें पूछा गया था यह। थाली का तत्सम रूप है, थाली का तत्सम रूप होता है अस्थाली, ऑप्शन नंबर ए, यह जरूर याद कर लीजिएगा कि थाली का तत्सम रूप अस्थाली है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पूछ रहा है कि जामुन का तत्सम रूप है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जामुन का तत्सम रूप क्या है, तो जम्बू होता है, ठीक है, जम्बू होता है। यहाँ जामुन क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है जम्बू। एक तत्सम शब्द है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है डाकिनी, यह है तत्सम, बाकी सारे तद्भव दिए गए हैं। डाकिनी का तत्सम जो तद्भव होगा वो होता है डायन, ठीक है। बाकी विनती तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है विनती, ठीक है। और अटारी जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका, यह देख लीजिएगा आप। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो जो 14 लिखा है यह तद्भव है, बहुत आसान है, यह तो आराम से आप समझ जाएंगे। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी भीतर होता है अभ्यंतर का तद्भव शब्द। व्याख्या में कह रहा है कि अभ्यंतर शब्द, यहाँ अभ्यंतर है, हाँ आभ्यंतर, ध्यान से देखिएगा। अभ्यंतर तत्सम शब्द है जबकि आभ्यंतर होना चाहिए, जिसका तद्भव भीतर होता है। बाहर तथा गहरा तद्भव है और इसका तत्सम होगा बाह्य और गंभीर। यहाँ वर्तनी की दृष्टि से आभ्यंतर शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होगा अभ्यंतर। अच्छा, आभ्यंतर नहीं अभ्यंतर होना चाहिए, यहाँ आभ्यंतर जो लिखा है यह गलत दिखा है, शुद्ध शब्द अभ्यंतर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा जरूर। कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है इसमें, ऑप्शन नंबर डी पंजीरी जो है यह तद्भव शब्द है, ठीक है, जबकि पंजर, पांचाली और पंडित यह तत्सम शब्द है। अब इसमें कह रहा है कि एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो जो अटल है यह तद्भव है, बाकी आतुर, अजिर और अतिथि यह सब तत्सम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि वह बहुत खाता है,
इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। तो जो बहुत शब्द है यह परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इससे ऊपर जो है इसे देख लेते हैं कि परिमाण बोधक विशेषण होता क्या है। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नापतोल का बोध कराते हैं उसे कहते हैं परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वह बहुत खाता है, तो बहुत क्या करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है ना कि कितना खाता है, बहुत खाता है, तो इस हिसाब से यह परिमाण बोधक विशेषण है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यह जो नटखट शब्द है यह इसके गुण के बारे में बता रहा है कि बालक है कैसा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ बहुत से पक्षी हैं, इनमें किसी गुण का बात नहीं हो रहा है। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में से एक होते हैं। ठीक है, यहाँ कोई गुण नहीं बताया जा रहा है, यहाँ तो बड़ाई की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में जो चंचल शब्द है वह क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। यह सतीश का गुण है कि वह चंचल है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानसिक रूप से किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मनस से बना है मानसिक। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि मनस मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द विशेषण के रूप में प्राप्त होगा। प्रख्यात व्याकरण कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर हरदेव बाहरी तथा डॉक्टर राघव प्रकाश इस बात का समर्थन करते हैं। विकल्प सी में प्रस्तुत शब्द भी अशुद्ध है, शुद्ध शब्द मनस होगा, यानी सा पे हलंत होगा, ना कि मनस। किंतु कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में मनस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अन्य दोनों विद्वान ने अपनी पुस्तकों में मनस शब्द का प्रयोग किया है जिसमें स पर हलंत है। प्रश्न कह रहा है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चरित्र। चरित्र मूल शब्द है, इसका विशेषण चारित्रिक होता है। कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। तो जो लांछन है यह विशेषण शब्द नहीं है, बाकी लजीला, लाडला और लापता यह विशेषण शब्द है। लजीला, लाडला तथा लापता विशेषण शब्द है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, ऐब इत्यादि होता है। लांछन का विशेषण लांछित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ सही से दिख नहीं रहा है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रस्तुत वाक्य में हृदय विशेष है जिसका विशेषण कठोर होता है। ठीक है, तो यहाँ एक वाक्य दिया हुआ था, उसके बारे में पूछ रहा था, हमें दिख नहीं रहा तो हमने इसको डिस्कस नहीं किया। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो गर्व है यह विशेषण नहीं है। गर्वीला इसका विशेषण होगा, गर्व का। बाकी श्रव्य, सर्व और भव्य यह विशेषण है। कह रहा है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐन्द्रिय होता है इंद्रिय का विशेषण। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण का यूज नहीं किया गया है। वह लड़का विद्यार्थी है, तो इसमें विशेषण दिया गया है विद्यार्थी। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो प्रबुद्ध शब्द का यूज किया गया है विशेषण के रूप में। और वह परिश्रमी भी है, तो यहाँ पर भी विशेषण का यूज किया गया है। जो वह है उसके लिए परिश्रमी विशेषण लगाया गया है। तो यहाँ वह लड़का विद्यार्थी है और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है वाक्यों में वह जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में सर्वनाम के रूप में वह प्रयोग किया गया है। प्रश्न कह रहा है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी पुकार तथा भगवान। यहाँ व्याख्या में बताया गया है। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि व्याख्या सही से यहाँ दृष्ट नहीं हो पा रहा है,
तो आप यह समझ लीजिएगा कि जो पुकार और भगवान है यह विशेष्य युग में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कितने विशेष्य हैं इसमें? तो इसमें विशेष्य हैं 4। ठीक है, बालक, डाकू, हृदय और भावना, यह 4 विशेष्य हैं इसमें। ठीक है, और यह 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो वरदान जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। वरदान क्या है? विशेष्य शब्द है। और वरद, वरदायक और वरणीय यह विशेषण है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी महत जो है यह विशेषण शब्द है। बाकी लाघव तथा लघुता भाववाचक संज्ञा है और महत्व एक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ इसके उत्तर को डिलीट कर दिया गया था। यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। बहुरूपिया, बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है। बहुरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बहुरूपिया कला के एक महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं। बातूनी तथा बांका भी विशेषण शब्द है। बादामी एक संज्ञा है जिसका अर्थ है रत्न, पेटी। यदि बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण होगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप यहाँ देखेंगे तो बादामी हो सकता है उत्तर, और बहुरूपिया भी हो सकता है। यानी कई सारे यहाँ पर सही हैं, इसलिए इसको डिलीट किया गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला विशेषण है। ठीक है, चमक में ईला प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया है यह। नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए दृष्टि का दृष्टिवंत, यह गलत दिया गया है। बाकी गुरु का शिष्य, दीपक का तेल और मणि का रत्न, यह सही है। दृष्टि शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। ठीक है, और यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ अशुद्ध पूछ रहा था, दृष्टि विशेष्य है और इसका विशेषण होता है दृष्टिवंत। से सभी विकल्पों में विशेष्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रश्न में कौन सा युग्म शुद्ध है ऐसा पूछना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दृष्टि का दृष्टिवंत या शुद्ध होगा। बाकी गुरु का जो विशेषण होता है यह गुरुजन होगा, यानी यह सब विशेष्य ही है। गुरु शिष्य, दीपक तेल, मणि रत्न, यह सब विशेष्य ही है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से, एक बार इसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह अशुद्ध है। कह रहा है कि जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ऐसा नहीं है। विशेषण, बाकी तीनों सही है तो देख लेते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और वहाँ केवल सर्वनाम दिया गया था। प्रश्न कह रहा है कि यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी विशेष्य है इस वाक्य में कमीज। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इसमें बहुत शब्द हैं। बहुत क्या है? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, या तुलनात्मक विशेषण, या अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्षिति होता है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी, क्षिति, अवनी, माफ करिएगा, अवनी,
अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा इत्यादि। ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है तोयध, यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तौयद, पयोधर और नीरद यह बादल का पर्यायवाची है। यहाँ बताया गया है लोयद, नहीं तोयद लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ दिखने में दिक्कत कर रहा था, यहाँ तोयद ही लिखा गया है। पयोधर, नीरद बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि तोयद ही अगर ऐसे लिखा रहेगा तोयद ही यह समुद्र का पर्यायवाची है। कह रहा है कि व्योम शब्द का पर्याय है, तो व्योम शब्द का पर्याय है अंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। व्योम शब्द का पर्याय अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत इत्यादि है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी पानी, पाड़ी यह अशुद्ध है। बाकी गंगा का जाह्नवी, गृह का सदन और मयूर का केकी यह सब सही है। पाड़ी और पानी यह युग्म अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची होता है जल, तोय, अम्बु इत्यादि। पाड़ी के पर्यायवाची शब्द हैं हाथ और कर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है जलधि का अम्बुद यह नहीं सही है। जलधि का अर्थ होता है समुद्र और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, बाकी तीनों सही है। पुरंदर का अमरपति, सरोवर का पुष्कर और फाड़ी का उरग यह सही है पर्यायवाची युग्म। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही है, समालोचन होता है मीमांसा का पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अम्बु यह माता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अम्ब, अम्बा और जननी माता का पर्यायवाची है। अम्बु जल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो एक पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से, तो पशम जो है यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पशम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रस्तर, उपल और पाहन यह पत्थर का पर्यायवाची है। यहाँ पशम जो है यह पश्मीना तथा पेट पेड़ू भी होता है पशम का अर्थ। करा निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है कमलासन यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमलेश, कमलाकांत और कमलापति यह विष्णु का पर्यायवाची होता है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज जो है यह भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है। बाकी कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिरण्यागर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो हिरण्यागर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ सही से नहीं दिख रहा होगा, व्याख्या में मैं बता दे रहा हूँ कि हिरण्यागर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य नाम जो हैं प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति इत्यादि हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है घर, निकेतन, आयतन और निलय यह बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा यह गलत है। यहाँ बताया गया है कि बी जो है विकल्प सही है। गृह के अन्य पर्यायवाची हैं गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक। विकल्प ए में रतीश का अर्थ कामदेव है, बाकी सब देवेश के पर्यायवाची हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं। इसमें रतीश का भी यूज किया गया है, यह कामदेव का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर जो है जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी यमुना, कालिंदी और भानुतनया यह यमुना का पर्यायवाची है। वस्त्र, पाटक और अंबर, चीर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो पाटक का अर्थ है वह भेदक अथवा छेदक होता है, जबकि अन्य वसन का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची पट, दुकूल, परिधान और पोशाक, लिपास आदि। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब इसमें पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। व्याख्या में देख लेते हैं। ए का पर्यायवाची वर्ग जो है शुद्ध है,
शेर का पर्यायवाची है यह। सिंह, पंचानन। अब यहाँ यही बात फिर से बताया गया है। कह रहा है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास का पर्यायवाची इसमें से सही उत्तर कोई भी नहीं है। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि अनुचर, भृत्य, सेवक तथा परिकर दास के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अनुचर, भृत्य, परिकर और सेवक, यह चारों दास के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसलिए इसमें से कोई एक सही नहीं होगा। कह रहा है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, भूसुर, यह दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी राक्षस, दानव और निशाचर यह दैत्य का पर्यायवाची है। भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, यह याद रखिएगा। रूख का पर्यायवाची शब्द है। तो रूख का पर्यायवाची शब्द है विटप। रूख का पर्यायवाची शब्द है विटप, पादप, पेड़, अगम, गाक्ष, साखी, तरु, द्रुम इत्यादि। प्रसून जो है पुष्प का, और हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, तो समानार्थी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2013 में पूछा गया और में यह प्रश्न है। कह रहा है कि प्राची का पर्यायवाची क्या होता है। तो प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। प्राचीन, पुराना का तथा प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। प्रकृत का पर्यायवाची शब्द शाब्दिक अर्थ है प्रकृति। यह कह रहा है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी उर्मी होता है। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी है। तरंग के अन्य पर्यायवाची लहर, वीची आदि हैं। पुष्कर तालाब का, और कूल किनारा का, और जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी अमर्ष। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द रोष, कोप, तैस इत्यादि हैं। जबकि संताप शब्द दुख का, वैमनस्य शब्द शत्रुता का, और भीति शब्द डर का पर्यायवाची है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी यह सीरीज मैं कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, कई सारे सब्जेक्ट जो और भी हमने पढ़ा रखे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, आप वहाँ भी जाइए, चेक कीजिएगा। और एक और नवाचार मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोग उसके लिए भी कहेंगे तो मैं करूँगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे जियोग्राफी के टॉपिक, पॉलिटी के टॉपिक, साइंस के टॉपिक, जो आर के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं फैक्ट जो उनके हैं उनको अलग से मैं यहाँ इसी चैनल पर आर स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना करके उसमें डिस्कस कर दूँ। अगर आप लोग इसके साथ सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।